अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 73 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आदि ने अपने हाथ पड़ी इस चेन को चूमकर दोबारा अपने वॉलेट की छोटी सी पॉकेट में रखा, जिससे वो 2 साल से ये चेन मौजूद है। उसे जब भी अपनी एंजल को महसूस करना होता वो इस चेन को निकाल कर अपने सीने से लगा कर बैठ जाता। इस चेन से उसकी एंजल की खुशबू आती थी। अभी कुछ देर पहले उसकी आंख फोन के बजते हुए अलार्म पर खुली थी। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फोन उठाने को हाथ बढ़ाया था, तभी टेबल पर रखा उसका वॉलेट हाथ लगने से नीचे गिर गया। आदि ने अलार्म बंद करके फोन एक तरफ रखा और झुककर अपना वॉलेट उठाया था। फिर कुछ याद आने पर वॉलेट के अंदर पड़ी वो व्हाइट गोल्ड की चेन निकाली थी जो 2 साल पहले उसकी एंजल ने उसे दी थी। आदि चेन को अपनी हथेली पर रखकर देखने लगा था। ये उसकी एंजल का उसे दिया हुआ पहला तोहफा था। आदि ने गहरी सांस भरते हुए वॉलेट साइड टेबल पर रखा था और एक नजर अपने पास बेखबर सोते हुए आइस पर डाल दी। उसकी एंजल इन 2 सालों में झूठी भी हो गई थी। उसने आदि से कहा था कि आइस रात में बार बार उठता है, जबकि आइस रात से अब तक वैसे ही बेसुध पड़ा सो रहा था। आदि ने बार बार उसे उठकर चेक किया था, मगर वो अपनी मां की तरह ही बेसुध सोने का शौकीन था। आदि गहरा सांस लेकर उठता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वो वॉशरूम से नहाकर वापस आया ही था कि उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी थी। बेड पर सोया नन्ना आइस अब उठ बैठा था और रात का फोन हाथ में लिए जोर जोर से पास पड़े अपने फीडर पर मार रहा था। आदि मुस्कुराकर आगे बढ़ा था और आइस को अपनी गोद में उठाकर जोर से उसका गाल चुमा था। गुड मॉर्निंग चैम्प, उठ गया मेरा शेर। चलो चलकर पहले आपको तैयार किया जाए, फिर दोनों बाप बेटा मिलकर नाश्ता करेंगे और आपकी लड़ाकू मामा को भी देखें। यकीनन अब तक मैडम सो रही होंगे। आदि आइस को लिए अपने साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। फिर वो आइस को लिए वॉशरूम में चला आया था। उसका डायपर चेंज करने के बाद उसे नहलाने के लिए छोटे से बाथ टब में बिठा दिया था, जो उसने कल ही आइस के बाकी सामान के साथ ही शहर से मंगवाकर अंदर बाथरूम में रखवाया था। आइस ने जाग पड़े हुए टब में बैठकर मस्तियां शुरू कर दी थी। पानी में जोर जोर से उछलते हुए वो खुद के साथ साथ आदि को भी दोबारा से नहला चुका था। फिर कितनी ही देर बाद आदि खुशी से उछलते कूदते आइस को बामुश्किल नहलाकर बाहर लेकर आया था, जबकि उस दौरान वह खुद बुरी तरह से गीला हो चुका था। मगर आइस की खुशी के सामने वो खुद की हालत को भूल गया था। उसका बेटा उसके साथ खुश था। आदि के लिए यही बहुत था। नहलाने के बाद दूसरा मरहला आइस को तैयार करने का था, मगर ये काम भी आदि ने बड़ी महारत से अंजाम दिया था। अलमारी से आयत के कपड़े, पाउडर, लोशन, डायपर वगैरह निकाल कर उसे सलीके से तैयार करके बाहर ले गया था। नाश्ते के टेबल पर नजमा नाश्ता लगा चुकी थी और मेरोसा अपनी चेयर पर एक तरफ बैठी हुई आरफा से कुछ कह रही थी, लेकिन आदि की महसूस खुशबू पहचान कर उसने जरा सी गर्दन मोड़कर सामने देखा था। वो उसकी तरफ चला रहा था। गोद में बना ठंडा खुशबू में बसा हुआ आइस भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम आदल भाई। गुड मॉर्निंग छोटू। अरे वाह, तुम तो तैयार श्यार भी हो गए। क्या बात है, किसने रेडी किया? पापा ने, है ना? आरफा ने ललचाई हुई नजर से आइस को देखते हुए आदि की गोद से लेना चाहा, मगर वो आरफा को देखकर मुस्कुराता हुआ गर्दन मोड़कर बाप के कंधे पर मुंह छुपा गया था। उसकी इस हरकत पर आरफा समेत मेहरोसा पूरी तरह से हैरान रह गए थे। अरे छोटू, पापा के सामने हाला सा गद्दारी। आदर भाई, क्या जादू किया इस घंटे बच्चे पर आपने? ये तो मेरे पास आने के लिए माही बीबी की गोद में भी रोने लगता था, अब देखे कैसे बच रहा है मुझसे। अरफा जबरदस्ती आयस को आदि की गोद से छीनते हुए मुंह बनाकर बोली थी, मगर वो दोबारा से अपने हाथ बढ़ाकर आदि के पास जाने की जिद करने लगा था। आदि ने दोबारा मुस्कुराकर आयस को उससे ले लिया था, जबकि मेरोसा अब तक शौक सी बैठी अपने बेटे की हरकतें मुलाजा कर थी। मगर आयस की इस गद्दारी पर आरफा को मुंह बनाते देखा उसने गुस्से से आयस को घुड़का देखा था और हाथ बढ़ाकर आदि की गोद से ले लिया था। आयस चुपचाप यहाँ पर बैठकर नाश्ता करो, कोई ड्रामा नहीं। मेरोसा ने आयस को गोद में बिठाकर उसके मुंह में दलिया का चम्मच रखा था, मगर वो बसोरते हुए गर्दन इधर से उधर मान लगा था। आइस मेरी जान, मैं अभी आता हूँ, आप तब तक मम्मा के हाथ से नाश्ता करो, मैं 2 मिनट में आया, ओके? आयत के रवैये पर आदि ने मेरोसा का बढ़म चेहरा देखते हुए वहां से भागने में बेहतरी समझे थे। आप सब नाश्ता करें, मैं बस 2 मिनट में चेंज कर आता हूँ। मेरा चैंप ने नहाते हुए मुझे भी गीला कर दिया। आदि जल्दी से बोलता हुआ अपने रूम में बढ़ गया था, क्योंकि आइस दोबारा उसके पास आने की जिद कर रहा था और वो जानता था इस वक्त अगर आदि उसे दोबारा से गोद में ले लिया तो मेरोसा ने गुस्से में नाश्ता भी नहीं करना था। तभी वो वहां से हट गया था। फिर वो वाकई में 2 मिनट में चेंज करके नाश्ते के टेबल पर वापस आ गया था और आइस जो बामुश्किल नहरे दिखाते हुए माँ के हाथ से खा रहा था, आदि को वापस टेबल पर आता देखकर उसकी गोद में चला आया था। और फिर आदि ने उसे अपने साथ नाश्ता करवाकर आरफा के हवाले किया था। एंजल, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से एक जरूरी काम के लिए मुझे जाना है, आते आते देर हो जाएगी, तब तक अपना और मेरे चैम्प का ख्याल रखेगा। आदि ने खामोश बैठी मेरोसा से कहा था। जवाबन उसने भवें चुकाकर आदि को इस तरह देखा था
जैसे पूछ रही हो कि ये सब उसे बताने का मतलब। आदित्य उसके चेहरे के तासर से महसूस होता हुआ बाहर की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी आयस के जोर जोर से चीखने की आवाज, रोने की आवाज पर वो पलट कर अंदर आया था। अंदर आयस पूरा मुंह फाड़े जोर जोर से रोता अरफा की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था। आदि को सामने से आता हुआ देखकर वो दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाता उसके पास आने को मचने लगा था, जबकि अरफा समेत मेरोसा भी हक दक से रोते हुए आयस को देख रही थी। आयस, क्या हुआ? क्यों रो रहा है मेरा चैम? आदि ने अरफा के गोद से आयस को लेते हुए बोला था, जो कि बाप के पास आते ही खामोश हो गया था। आदिल भाई, अपना छोटू पागल हो गया है, ये आपको जाता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगा। तोबा तोबा, मैं उसको देख लूंगी। अब आना तुम आयस के बच्चे मेरे पास, तब बताऊंगी। अरफा आयस को वार्न करती बोली थी। तभी मेरोसा ने अपनी चेयर आगे बढ़ाकर आदि की गोदू टांगों के पास लाकर रोके थे। आयस, मेरे पास आओ जल्दी से, वरना पटाई कर दूंगी। वापस आओ। मेरोसा ने अपने हाथ उठाकर आयस को आदि से लेना चाहता, मगर वो आदि को जोर से पकड़कर मजीद उससे चिपक गया था। पापा पाँच। आयस ने नफी में साल लाते हुए मेरोसा को साफ जवाब दे दिया था। तभी आदि लब बीच को मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करता मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा था और मेरोसा सब तिल मिलाकर रह गए थे। एंजल, कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी किसी के पास जाने के मूड में नहीं है। सोच रहा हूँ कि आज उसे अपने साथ ऑफिस ले जाऊं। आज अपने चैम को उसके दादा जान से मिलवा देते हैं। क्यों चैम? आदि ने मेरोसा से कहते हुए आयस का गाल चूम लिया था, जबकि मेरोसा उसकी बात सुनकर बुरी तरह से सिलक उठे थे। कोई जरूरत नहीं है उसे कहीं लेकर जाने की, किसी से मिलवाने की। मुझे दो वापस, मैं उसके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। आयस, मेरे पास आओ शराफत से, वरना मैं सचमुच पीटूंगी तुम्हें। मेरोसा ने आयस को आदि के गोद से छीनना चाहता, मगर वो एक बार फिर माँ की जोरदार आवाज से डरकर बाप के कांधे से मजीद चिपक गया था। आदि बेबसी से गहरी सांस भरकर नाश्ते की टेबल के आगे से कुर्सी खींचकर मेरोसा के सामने बैठ गया था। एंजल, किस बात का डर है? अब आयस मेरे साथ जा रहा है, यानी अपने बाप के साथ, फिर क्यों इतना गुस्से में है? मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसे तहम्मुल से मेरोसा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था, मगर मेरोसा ने फौरन अपने हाथ पर रखा उसका हाथ जुटा दिया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा तुम्हारे घर वालों से मिले। आज तुम उसे बाप से मिलवाने लेकर जा रहे हो, कल बहनों से मिलवाओगे, परसों माँ से मिलवाने की हवाइश करोगे, और मैं नहीं चाहती उस जैसी औरत की मेरे बच्चे पर परछाई भी पड़े। जो औरत सके बेटे की सगी नहीं हो सकी, उसके बेटे की औलाद की क्या होगी? मेरोसा की बात खटक से किसी तीर की तरह आधे दिल में पेवस्त हुई थी। लम्हों में उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसने लब बीच कर अपना सर झुकाते हुए खुद का बामुश्किल कंपोज किया था। फिर गहरी सांस खींचते हुए दोबारा से मेरोसा को देखा था। इस बार उसके लबों पर बड़ी सहमी से मुस्कुराहट फैली थी। सच कहा आपने, मेरी माँ मेरी भी सगी नहीं हो सकी, मगर मैं अपने बेटे का सगा जरूर हूँ। जब तक बात मेरी जात की थी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बेटे के साथ किसी को भी कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। मैं किसी के भी डर की वजह से आपको या अपने बेटे को दुनिया से छुपा कर नहीं रह सकता। आप दोनों मेरा फख्र हैं, गुनाह नहीं जिसे मैं सबसे छुपाता पड़ूं। मेरी माँ, बहनें या बाप मेरे बेटे के लिए कुछ भी गलत करेंगे तो उन्हें आज तक पहुंचने वाली हर राह पर पहले मैं खड़ा मिलूंगा, इसलिए किसी से भी मत डरें। आज हलीमा आंटी आने वाली है, अपना मूड ठीक करें। मैं आज को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये आपके और आरफा के पास नहीं रुकने वाला। अगर छोड़ भी गया तो रो रो कर आप दोनों को परेशान कर डालेगा। लंच टाइम तक मैं खुद उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा। डोंट वरी, ओके? आदि ने शदीद गुस्से के बावजूद भी उसकी तलख व तरश बातों का जवाब नहायत ही नरमी से दिया था। वो अपने से ही उसके गुस्से को शांत करना चाहता। इस दौरान आयस खामोश बैठा बाप के हाथ में थामे फोन को छीन कर उस पर जोर जोर से उंगलियां मारने में बिजी था। मेरोसा आदि की शर्त के शांत ताजा देखकर खुद भी खामोश हो गई थी। उसने तो उसे भड़काने के लिए इतने तरह लफ्जों का इस्तेमाल किया था ताकि उसी तरह आदि गुस्से में आयस को छोड़कर चला जाए, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद आदि ने 2 साल का अरसा सिर्फ बर्दाश्त करके तो गुजारा था। 2 साल में वो कुछ और सीखा हो कि नहीं, मगर बर्दाश्त करना जरूर सीख गया था। इन 2 सालों में हिजर की सुलगती हुई आग में तक कर आदल अफंदी कुंदन बांध चुका था। तभी मेरोसा के तलह लफ्जों के तीर खा कर भी वो बिना आग किए खामोशी से सब सह जाता था। मेरोसा को तसल्ली देकर उसके सामने से उठ खड़ा हुआ था। मेरोसा भी इस बार खामोशी से अपनी चेयर लेकर वापस पलट गए थे। एंजल, आदि के वापर उसने बिना पलटे गर्दन मोड़कर उसको देखा था। अब मैं आयस को ले जाऊं ना? अब गुस्सा तो नहीं है ना? आदि जानता था वो अब कुछ नहीं कहेगी, मगर फिर भी उससे पूछ बैठा था। जवाबर मेरोसा नफी में सहलाते हुए अपनी चेयर घसीट कर बाहर निकल गए थे। इस घर का डाइनिंग रूम 2 से 3 सीढ़ियां चढ़कर था। तभी मेरोसा की आसानी की वजह से वो सब लॉन्च में ही नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कर लेते थे।
आदि भी उसकी वजह से यहीं पे बैठ जाता था। अभी वो अपनी चेयर आसानी से घसीटती हुई अपने रूम में चली गई थी। अरफा, प्लीज जरा आयस की फीडर उसका जरूरत का थोड़ा सा सामान एक बैग में डाल कर दे दे। आदि लाउंज से बाहर निकलता हुआ किचन तक पहुंचा था, जहाँ पर आरफा, नजमा और हानसमा से बातें करती थी। आदि के पापा आसमान में साह हिलाती हुई बाहर चली आई थी। क्या माही बीबी ने उसे जाने की इजाजत दे दी आदर भाई? आरफा ने पूछा था। हाँ दे दी, तभी तो लेकर जा रहा हूँ, आदि मुस्कुराकर बोला था। आरफा भी मुस्कुराती हुई नजमा को साथ लिए आदि के रूम में चली गई थी और आयस का बैग तैयार कर बाहर लेकर आई। आयस की जरूरत का सारा सामान आदि के रूम में ही था। ये ले आदल भाई, अपने बेवफा छोटू का सामान। मुझे पता होता कि यहाँ आकर गद्दारी पर उतर आएगा तो मैं उसे आपके पास एक सेकंड को रुकने ना देती। जाओ बदतमीज बच्चे, अब मैं तुम्हें गोद में नहीं लूंगी। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। मिरोसा आयस को उंगली दुखाकर वार्न करती बोली। जॉबर आयस ने बुरा मनाते हुए चपट कर उसकी उंगली मुंह में लेकर काट ली थी और आरफा की एक जोरदार चीख के साथ ही अपनी उंगली झटके से उसके मुंह से निकाल दी। ये सब सिर्फ एक लम्हे में हुआ था। तभी आदि भी हैरत से मुंह खोले अपने बेटे का कारनामा देखता रह गया था, जबकि आरफा नाक फैलाकर आयस को घूरे लगे थे। चैम, ये क्या किया? हाला के हाथ पर काट लिया। लगता है आयशा हाला और फटकर से मिलकर उनका रंग चढ़ गया है तुम पर भी। चलो अब सॉरी बोलो हाला से जल्दी। भाई आरफा, ये ले आपका मुजरम, उसे माफी तिलाफी करवाएं। मैं बाहर हूँ, आज सब वेट कर रहा होगा। आदि ने आयस को आरफा के हवाले किया था। वो आयशा और फरकत के रंग चढ़ने वाली बात सुनकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े थे और आयस बाप की गोद से उतरते दोबारा रोनी शक्ल बनाए हुए आरफा को देखने लगा था। आ जाओ, अब तुम्हारी है नहीं है छोटू, हाला पर तो शिद्दत करती हो, अब मैं भी तुम्हारे हाथ पर काटूंगी। काटू काटू? आरफा आयस को गोद में लेकर गुदगुदाने लगे थे। चौबन फौरन चैकते हुए हंसने लगा था और फिर कुछ ही देर में आरफा आयस से दोबारा दोस्ती करके उसे बाहर आदि को थमाए थे। आदि उसके इंतजाम में बाहर खड़ा हुआ आसफ से बात कर रहा था। चले आयस, अपने दादों से मिलने। आदि ने बेटे को गोद में लेकर पूछा था और उसे चूमता हुआ गाड़ी में बैठ गया था, जबकि आरफा मुस्कुराते हुए अंदर घर में चले गए थे। हाला ने सफीन से आशा को कॉल करवाया था, मगर उसकी कॉल भी पिक नहीं कर थी। वो मायूस ही सफीन के साथ ही नीचे चली आई थी। नीचे लॉन्च में सुहेब साहब के साथ ही ज़ियाद मुराद, उस्मान, रोहा और हलीमा भी मौजूद थी, जबकि आरफा सोने चली गई थी। सबके चेहरों पर परेशानी मुतशीश थी। हालांकि कनाडा में भी आशा कितनी ही बार इस तरह रात के बाहर आती थी और कई बार तो आधी रात गुजरने के बाद वो घर आती थी। ये बात सुहेब मुराद के इल्म में थी, मगर ऐसा तब होता था जब आशा को कोई खास कारनामा अंजाम देना होता और फिर वो कनाडा था और ये पाकिस्तान। वहाँ के और यहाँ के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। कनाडा में वो किसी न किसी मकसद के तहत बाहर जाती थी, मगर यहाँ वो इन सब से नाराज होकर बाहर गई थी और यही डर सुहेब साहब को बेचैन करने को काफी था कि आयशा गुस्से में कोई इंतहाई कदम न उठा ले। इन दिनों तो वैसे भी उसके सर पर बेराम के नाम की तलवार लटक रही थी, इसलिए उसकी तरफ से हाथ से मुतफिकर थे। हालांकि सफीन के साथ आता हुआ देखकर सुहेब साहब गहरी सांस भरते हुए इशारे से सफीन को अपने पास बुलाने लगे थे। वो चुपचाप आकर बाप के पास बैठ गए थे। सफीन, मेरे बच्चे, बहन कुछ कहकर गई है कि कहाँ जा रही है? 12 बजने वाले हैं मगर वो अब तक नहीं आई। जुहेब साहब सफीन से पूछने लगे थे, जो कि बाप के कंधे पर सर रखकर बैठ गए थे। नहीं पापा, वो किसी की सुनती तब बताती ना। मैंने सनम और मिरोसा ने उसे बहुत ही रोका था, मगर वो किसी के कहने से नहीं रुकी। सनम और मिरोसा तो उसे नीचे रोकने भी आई थी, मगर वो नहीं मानी और चली गई। सफीन ने मुंह बनाते उन्हें बताया था, सर मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसे, न जाने रात के इस पहर कहाँ होगी। उस्मान बोलता हुआ उठा था, मगर ज़ियाद मुराद ने उसे हाथ पकड़कर रोक दिया था। नहीं उस्मान, बैठो तुम। और सफीन, मेरे बच्चे, आप एक काम करो, सनम अगर जाग रही है तो आप जाकर उसे आशा का पासपोर्ट लेकर आओ और मुझे दो। ज़ियाद साहब ने उस्मान को दोबारा वापस बिठाते हुए सफीन से कहा था। वो चौंक कर इस में सहलाती उठ खड़े थे, जबकि जुहेर मुराद समेत बाकी साहब ने भी ज़ियाद साहब को हैरत से देखा था। उनके जहन में इस वक्त न जाने क्या चल रहा था। सफीन तेजी से ऊपर सनम के रूम में चली आई थी और दरवाजा नॉक किया था, मगर कई बार नॉक करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह मायूस होकर पलट नहीं लगी थी कि अचानक से दरवाजा खुल गया था। सफीन ने हैरत से दरवाजे पर खड़ी मिरोसा को देखा था, जिसको देख अपने सारे दांत दिखाती हुई हंस दी थी। आओ आओ सफी डार्लिंग, और बताओ मिल लिया मिस्टर हालिब से? सॉरी हालिब जीजू से तुम? मिरोसा मजे से बोलती और सफीन ने हैरत से मुंह खोलकर मिरोसा को देखा था। उसे कैसे पता था कि हालिब उससे मिलने आया था, जबकि मिरोसा उसके हैबा मुस्कुराती हुई सफीन का हाथ पकड़कर अंदर रूम में लेकर आई थी। अंदर सनम अपने बेड पर बैठकर मुस्कुराती हुई इन दोनों को देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाले को तासा दे रही हो कि जैसे बस बिल्कुल अभी नींद से जागी हो। हालांकि इन दोनों की शक्लें देखकर सफीन को अंदाजा हो गया था कि वो दोनों ही ना सिर्फ पहले से जाग रहे थे, बल्कि एक दूसरे से बातें भी करती। तभी वो इन दोनों को घूरते हुए बेड पर बैठ गए थे।
یہ سب کیا چکر ہے میروسا؟ تمہیں کیسے پتا حالب مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ صفی نے میروسا سے پوچھا تھا۔ سنم اور میروسا شرارت سے مسکرانے لگے تھے۔ صفی ڈیئر، اسے نہیں تو پھر کسے پتا ہوگا؟ یہی تو انہیں تمہارے روم تک چھوڑ کر گئے تھے۔ سنم نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا تھا اور اچانک صفین کو بھی یاد آیا تھا کہ آج حالب کے ساتھ رکیم اور عادی بھی آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پورا معاملہ سمجھ گئی تھی اور اس نے مصنوعی غصے سے دونوں بہنوں کو دیکھا تھا۔ یعنی وہ دونوں بھی تم سے مل کر گئے ہیں؟ صفی نے اس بات میں سہ لاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں جی، مل کر بھی گئے ہیں اور گفٹس بھی دے کر گئے ہیں، جیسے تمہیں مسٹر حالب نے یہ چین پینڈنٹ گفٹ کیا ہے۔ سنم کو مسٹر رکیم نے بریسلٹ دیا اور مجھے عادی نے یہ پازیب دیا، دیکھو کیسی لگ رہی ہے۔ میروسا نے پہلے صفین کے گلے میں پہنی ہوئی چین چھو کر کہا تھا، اس کے بعد اس نے بلینکٹ کے نیچے سے اپنی پازیب نکال کر صفین کو دکھائی تھی اور ساتھ ہی سنم کے ہاتھ میں موجود اس کی بریسلٹ کو بھی صفین کو دکھایا تھا۔ میروسا اور سنم کے گفٹ دے کر صفین نے ستائشی انداز میں گردن ہلائے تھے۔ بہت ہی خوبصورت ہے دونوں چیزیں، اور تم میروسا کی بچی، تمہیں صاحب مسٹر عادل نے بتایا ہے نا، تبھی چیک رہی ہو اتنا۔ حالب کو کیوں لے کر آئی تھی تم میرے بیڈ روم میں؟ پتا ہے عارفہ آر گئی تھی، تبھی اتنی بری طرح پھنس جاتی میں۔ اچھا چلو یہ باتیں بعد میں کرنا، سنم مجھے جلدی سے عائشہ کا پاسپورٹ دو، ڈیڈ نے منگوایا ہے۔ سب لوگ نیچے بیٹھ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں گھومتی پھر رہی ہے یہ لڑکی۔ پاپا، مما اور ڈیڈ سب لوگ بہت ہی ٹینسڈ ہے، لاؤ جلدی سے دو پاسپورٹ، کہیں عائشہ آ ہی نہ جائے۔ صفین سنم سے بولتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سنم بھی جلدی سے اس بات میں سائے لاتی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور عائشہ کے سامان سے اس کا پاسپورٹ نکال کر صفین کو دے دیا تھا۔ صفین پاسپورٹ ہاتھ میں تھامے جلدی سے نیچے گئی تھی۔ نیچے سب لوگ اس کے منتظر ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا پاسپورٹ ڈیڈ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ صفین بیٹا، آپ بھی سن لو اور بہنوں کو بھی سمجھا دینا کہ عائشہ کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ زین مراد نے پاسپورٹ اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں رکھ لیا تھا، تبھی لاؤنج کا گلاس ڈور دھکیلتی ہوئی عائشہ اندر چلی آئی تھی اور سب لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے تھے، مگر خاموشی سے اپنا بیگ صفین کو تھماتی خود کچن کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ عائشہ بیٹا یہاں آئے۔ زہیر صاحب کے واپس اس کے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکے تھے اور وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کہاں تھی آپ؟ ہم سب آپ کے لیے کتنا پریشان تھے اور کسی کو فون پہ نہیں اٹھا رہی تھی، اس سب کا کیا مطلب نکالوں میں؟ زہیر مراد نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا تھا، جبکہ عثمان اور زید صاحب اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ حالہ بھی خفا نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا میں ذرا باہر گئی تھی، یہاں گھٹن محسوس ہوتی مجھے، اور میرا فون بیگ میں پڑا ہوا تھا، شاید سائلنٹ موڈ پر ہے اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اینی وے سوری، اینڈ پاپا میں کل پرسوں تک واپس کینیڈا جا رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رکنا، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا یہاں پر، میں واپس جاؤں گی اور سنان بھائی کے گھر پر ہوں گے۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں زہیر مراد کو مطلع کیا تھا۔ اس کے بعد سن کر حیران رہ گئے تھے۔ بالکل نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی عائشہ، میں نے آپ کی شادی فہیم سے فکس کر دیا ہے، مسٹر درانی کو میں زبان دے چکا ہوں اور اب آپ بھی اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کی شادی فہیم سے ہی ہوگی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا، اب اس کے بارے میں مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے۔ اور ہاں، کل آپ لوگوں کے سسرال والے دعوت پر آ رہے ہیں، فہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایسے میں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، مگر مجبوری ہے، شادی میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں اور اب تک ان کے گھر کی عورتوں نے آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، وہ آپ سب لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے سب کو کل دعوت پر بلایا، اب سب تیار رہیے گا۔ زہیر صاحب کے دو ٹوک لہجے پر عائشہ نے شکایتی نظر سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ کل کی دعوت کا سن کر صفین بھی چونک گئے تھے، یعنی کل حلب کی فیملی بھی دعوت پر آ رہی تھی۔ مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے، اب سے آپ بوقت ضرورت بس گھر کے لوگوں کے ساتھ ہی باہر جائیں گے۔ زہیر صاحب کے کہنے پر عائشہ نے صفین سے اپنا بیگ لے کر اس میں سے چابی نکالی اور خاموشی سے ان کے حوالے کر دی تھے۔ اب آپ مجھ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتے پاپا، اپنے کسی بھی عمل کے لیے میں آپ میں سے کسی کے آگے جوابدار نہیں ہوں گے۔ عائشہ سچ میر سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی تھی اور لاؤنج سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ اس کے سنجیدگی سے دی گئی اس دھمکی پر زہیر صاحب سمیت سب لوگ حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔